तो हेलो दोस्तों, हम लोग यूनिट 4 को पढ़ रहे थे। यूनिट 4 को पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट में। तो इसमें हम आज यहाँ पर जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कार्य क्या होता है न्यायपालिका का? न्याय क्रियान्वयन यानी जस्टिस देना इसका काम होता है कुल मिला के। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है, थर्ड अंग है ये। प्रथम अंग कौन है? विधायिका। दूसरा अंग है कार्यपालिका, और ये विधायिका आधुनिक लोकतंत्र की देन है। न्याय का दीपक अंधकार में बुझ जाए तो अंधकार बहुत घना होगा, लॉर्ड ब्राइस ऐसा कहते हैं। न्याय का दीपक अंधकार में बुझ जाए तो अंधकार बहुत घना होगा। न्यायाधीशों की भर्ती, तो इसमें 2-3 सिस्टम है। जैसे एक है नामित या नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन किया जाता है। तो ये उसे राष्ट्रपति द्वारा इनको नामित किया जाता है, सीनेट द्वारा इनका अनुमोदन किया जाता है। बेसिकली भारत जापान में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो प्रेसिडेंट है, ये एक प्रकार से इनको नियुक्त करते हैं। फिर जो निर्वाचन, ये जनता द्वारा होता है। दूसरा संसद द्वारा होता है। जनता द्वारा ये स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में होता है, वैसे कि कुछ राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में भी एक प्रकार से जनता द्वारा इनका निर्वाचन होता है। संसद द्वारा ये स्विट्जरलैंड और चीन में ऐसा होता है इनका निर्वाचन। भर्ती से चयन व प्रमोशन, तो फ्रांस जर्मनी में ऐसा सिस्टम है। भारत में भी जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, अधीनस्थ न्यायालय है, वहाँ पर भर्ती के माध्यम से इसका एक प्रकार से चयन होता है। स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीश का चुनाव संघीय विधायिका करती है। स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव संघीय विधायिका करती है। रॉबर्ट हाल के अनुसार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उस दिशा में कार्य करता है जो दलीय गठबंधन यानी राजनीतिक दल तथा सरकार को नियंत्रित करता है। अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति व कार्य प्रणाली उनकी दलीय निष्ठा से निश्चित होती है। तो न्यायालयों की या न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह कार्य प्रणाली उनकी दलीय निष्ठा से निश्चित होती है। विशिष्ट तथ्य, तो संघात्मक देशों में यानी जो फेडरल कंट्रीज होती हैं वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका होती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी न्यायपालिका है। तो यहाँ पर संघ की अलग न्यायपालिका है और इकाइयों की यानी स्टेट्स की भी अलग न्यायपालिका है। फिर जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पर एकाहरी न्यायपालिका भी होती है, जैसे भारत और कनाडा में। तो भारत और कनाडा में इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो जो हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट है भारत में, वो उस केवल राज्य का स्टेट हाई कोर्ट नहीं होता है, इन द सेंस की वो अंतिम निर्णय नहीं दे सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम माना जाएगा, और वो एक विशेष राज्य का हाई कोर्ट नहीं होता है ना, ऐसा सिस्टम है भारत में। फिर फ्रांस की विशेषता, तो 2 प्रकार के यहाँ पर न्यायालय होते हैं, दोहरे न्यायालय यहाँ पर होते हैं। एक समान न्यायालय, दूसरा प्रशासनिक न्यायालय। समान न्यायालय जनरल जो जुडिशरी होती है वहाँ पर जनरल मैटर या एक प्रकार से आम आदमी की पहुंच होती है। जो प्रशासनिक न्यायालय होते हैं वहाँ पर प्रशासन से जुड़े जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से न्याय मांगने के लिए जाते हैं। न्यायपालिका के कार्य, तो न्याय निर्णय करना इनका काम है। दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक मामलों में इनका काम होता है। तो एक प्रकार से न्यायिक निर्णय निर्माण का एटीट्यूडनल मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। एटीट्यूडनल मॉडल, तो एक प्रकार से आप ये कहिए कि जो यूएसए की जो न्यायपालिका होती है उसके पास एटीट्यूड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है और एक प्रकार सबसे शक्तिशाली न्यायालय है, इसलिए उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। उसके पास जुडिशियल पावर होती है, तो वो एक प्रकार से एटीट्यूड में रहने वाली न्यायपालिका, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका या न्यायाधीश के निर्णय निर्माण उनकी व्यक्तिगत वरीयताएं, विचार व अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड प्रभावित करते हैं। तो न्यायाधीश के निर्णय निर्माण की जो उनकी प्रक्रिया है या निर्णय निर्माण, जिस प्रकार वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो उनकी व्यक्तिगत वरीयताएं, विचार, अभिवृत्तियां प्रभावित करती हैं। फिर जो न्यायाधीश हैं ये एक प्रकार से विधि की व्याख्या करते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। तो भारत में आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत में एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। फिर संविधान का संरक्षण 2 प्रकार से होता है, विधि की व्याख्या द्वारा और दूसरा जुडिशियल रिव्यू द्वारा। संघीय व्यवस्था की रक्षा करते हैं, ये परामर्श देने का काम करते हैं। भारत के अनुच्छेद 153 के
में मतलब इस प्रकार का दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से सलाह ले सकता है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन में भी यही परंपरा देखने को मिलती है। फिर जुडिशियल रिव्यू का इनका काम होता है। तो विधायी कानूनों व कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा व उन्हें अवैध घोषित करने की शक्ति न्यायिक समीक्षा कहलाती है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय संघीय संसद के कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकता है, पर कैंटन राज्यों के कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो स्विट्जरलैंड का जो संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट है, वो फेडरल मामलों के एक प्रकार से कानूनों की समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन जो कैंट होते हैं, वहाँ के राज्यों को कैंट कहा जाता है, वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ के जो कानून हैं, उनकी समीक्षा ये कर सकता है। ब्रिटेन में मूल कानून की नहीं पर प्रत्योजित विधायन की समीक्षा की जा सकती है, यानी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, मूल कानून है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट बनाया गया संसद द्वारा, उसकी समीक्षा नहीं होगी, लेकिन उस एक ढांचा बना दिया सरकार ने, एक ढांचा बना दिया कानून का, अब उसको दे दिया कि प्रशासन को कि लो आप अपने हिसाब से रूल और रेगुलेशन बना लेना। उसका जुडिशियल रिव्यू ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो कर सकती है, लेकिन मूल जो कानून है उसका नहीं। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा मुख्यतः दो ही देशों से संबंधित है, यूएसए और इंडिया से। यूएसए न्यायिक समीक्षा का आरंभ इसी देश में हुआ था, पर यूएसए के संविधान में प्रत्यक्षतः रूप से न्यायिक समीक्षा वर्णित नहीं है। भारत के संविधान में भी जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया। इसका आरंभ 1803 में मारबारी वर्थेड मेडिसन बाद में न्यायमूर्ति मार्शल के निर्णय से हुआ। इंडिया से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, इंडिया ने एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा का जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान कहाँ से लिया है? अमेरिका से ही लिया है। हमारे संविधान में भी शब्दशः यानी लिटरली एक प्रकार से न्यायिक समीक्षा का वर्णन नहीं किया गया है, पर कुछ अनुच्छेदों या प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि आर्टिकल 13(2) में इस प्रकार की भाषा मिलती है कि यहाँ से जुडिशियल रिव्यू को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा के दो आधार हैं, एक तो विधि की स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। विधि की स्थापित प्रक्रिया जापान से इंडिया ने ग्रहण की, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये यूएसए में है। यह प्राकृतिक न्याय के तुल्य है, इसमें उचित अनुचित देखा जाता है। हमारे संविधान में विधि की स्थापित प्रक्रिया है, इसके दो अर्थ हैं। क्या जो कानून बना है वह पूर्ण व सही प्रक्रिया से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, और दूसरा क्या यह इंटरवायर्स है यानी संसद के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत में अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को देखा जाए तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला, क्या जो कानून बनाया गया है, फॉर एग्जाम्पल भारत के संसद ने सीएए का कानून बनाया, तो उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से अगर कोर्ट फैसला देगी तो सबसे पहले ये देखेगी कि क्या यह कानून जो बनाया गया है उसको बनाने में पूर्ण व सही प्रक्रिया का पालन किया गया है, यानी कि इसे लोकसभा में पेश किया गया या लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया गया, फिर दूसरे सदन में भेजा गया, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इसमें हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये जो अधिकार है संसद के कार्य क्षेत्र में आता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि संसद ने राज्यों के कार्य क्षेत्र में जाकर कानून बना दिया है। दो चीजों को देखेगी। एक गोपालन बाद में 1950 में गोपालन मद्रास राज्य में निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए गए सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की साबित प्रक्रिया को माना तथा गोपालन को छोड़ने से मना कर दिया। मेनका गांधी बाद में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विधि की स्थापित प्रक्रिया में विधि की उचित प्रक्रिया भी शामिल है, ऐसा कहता है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की स्थापित प्रक्रिया में विधि की उचित प्रक्रिया भी शामिल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलती है। 1978 में न्यायिक समीक्षाओं में दोनों का प्रयोग होता है। 1978 से अब न्यायिक जुडिशियल रिव्यू है, दोनों सिस्टम का प्रयोग होता है, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पर संविधान में अब भी विधि की स्थापित प्रक्रिया ही वर्णित है, अनुच्छेद 21 में। न्यायिक समीक्षा की आलोचना तो लास्की कहते हैं कि न्यायिक समीक्षा के कारण सर्वोच्च न्यायालय यूएसए में कांग्रेस का तीसरा सदन बन चुका है। न्यायमूर्ति ह्यूज क्या बोलते हैं कि संविधान वही है जो सर्वोच्च न्यायालय कह देता है। इसलिए यूएसए में कहा जाता है कि हर रोज जब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुलता है तो नया संविधान बाहर आता है। भारत में यूएसए की तरह ना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, ना ब्रिटेन की तरह संसद, बल्कि दोनों का मिश्रण है। अलेक्जेंडर बिकल न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया था। इसे काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी कहा। किसने? अलेक्जेंडर बिकल ने इसे काउंटर मेजोरिटेरियन
काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी कहा। जज राजनीतिक भी होते हैं, जजेस आर पॉलिटिकल टू या पॉलिटिशियंस टू। तो कुछ राजनीतिक प्रणालियां न्यायिक तटस्थता या निष्पक्षता का ढोंग करती हैं। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी साम्यवादी शासनों में समाजवादी वैधता सोशलिस्ट लीगैलिटी के सिद्धांत के तहत यह तय किया गया है कि न्यायाधीश मार्क्सवाद लेनिनवाद के अनुसार कानून की व्याख्या करेंगे, जो राज्य की साम्यवादी पार्टी के वैचारिक अधिकार के अधीन होते हैं। इस प्रकार यहाँ न्यायाधीश केवल राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों को पूरा करने वाले अधिकारी बन गए हैं। इस प्रकार से कमिटेड जुडिशरी कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। वैसे में न्यायाधीश अच्छे व्यवहार गुड बिहेवियर की शर्त पर जीवन भर के लिए न्यायाधीश पद धारण करते हैं। तो वैसे में न्यायाधीश अच्छे बिहेवियर की शर्त पर जीवन भर के लिए न्यायाधीश पद धारण करते हैं। वैसे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्तियां सीनेट द्वारा पुष्टि के अधीन है। 1930 के दशक में अदालत के साथ एफडी रूजवेल्ट की लड़ाई के बाद इस प्रक्रिया ने प्रत्यक्ष राजनीतिक नियुक्ति के पैटर्न को जन्म दिया। अब राष्ट्रपति पार्टी संबद्धता और वैचारिक स्वभाव के आधार पर न्यायाधीशों का चयन करते हैं। वर्ष 2000 में अमेरिकन राष्ट्रपति चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के मतों की पुनर्गणना का मुद्दा अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने सुलझाया और पुनर्गणना को रोक दिया। इससे जॉर्ज वाकर बुश जीत गए और अल गोर हार गए। फ्रांस में काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक न्यायालय कानूनों की जांच करने के लिए सशक्त संस्था है। चिन्हित राजनीतिक प्रभाव के अधीन यह विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण रख सकता है। संवैधानिक न्यायालय के सदस्य पेशेवर न्यायाधीशों की बजाय लंबे अनुभव वाले राजनेता होते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति नेशनल असेंबली और सीनेट के अध्यक्ष न्यायालय में अलग अलग 1/3 सदस्यों का चयन करते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति नेशनल असेंबली और सीनेट के अध्यक्ष न्यायालय में अलग अलग 1/3 सदस्यों का चयन करते हैं, जिसमें पार्टी संबद्धता का संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जापान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैबिनेट द्वारा नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश नीतियां भी बनाते हैं। जजेस मेक पॉलिसीज टू। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में रॉबर्ट डाहल ने कहा है कि अदालत एक ऐसी संस्था है जिसे राष्ट्रीय नीति के विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक राजनीतिक संस्थान में बदल दिया गया है। तो अदालत एक ऐसा संस्थान है या एक ऐसी संस्थान है जिसे राष्ट्रीय नीति के विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक राजनीतिक संस्थान में बदल दिया गया। 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी की शुरुआत में एक नीति निर्माता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का महत्व पूरे अमेरिकी इतिहास में स्पष्ट है। उदाहरण के लिए लेसा फेयर यानी हस्तक्षेप के सिद्धांतों से जुड़े उच्चतम न्यायालय ने कल्याण व सामाजिक कानूनों को खत्म करने के लिए उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस के सिद्धांत का प्रयोग किया। 1930 के दशक की शुरुआत में रूजवेल्ट के न्यू डील कार्यक्रम को रोक दिया। 1937 की अदालत क्रांति कोर्ट रिवॉल्यूशन के बाद ही ह्यूगो ब्लैक और विलियम और डगलस की नियुक्ति के बाद न्यू डील की जैसी आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप के बदलाव को न्यायिक समर्थन मिला। तो एक प्रकार से कोर्ट रेवोल्यूशन हुआ था 1937 में, और उसके बाद ह्यूगो ब्लैक और विलियम और डगलस की नियुक्तियों के बाद न्यू डील जैसी आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप में बदलाव को न्यायिक समर्थन मिला था। जहाँ संविधान अलिखित होता है वहाँ न्यायाधीशों के पास एक प्रकार की कानूनी मानक का अभाव होता है। इसलिए यूके में संसद संप्रभु है और न्यायपालिका उसके अधीन है। तो अगर देखिए संविधान नहीं होगा तो न्यायालय किसको आधार बनाकर अपना निर्णय देगी, बात ये रहती है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 द्वारा ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन करते हुए एक सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक अस्तित्व वाली न्यायपालिका मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक व्यवस्था की गई। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्पष्टता पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर जो मंत्री पद पर भी आसीन होता था और न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों अंग का सदस्य होता था। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं है। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका अब समाप्त कर दी गई।
ब्रिटेन में लॉर्ड चांसलर की स्थिति अब लगभग वही है जो अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री को प्राप्त होती है। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 12 न्यायाधीश होंगे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति साम्राज्ञी द्वारा जारी किए गए पत्र से होगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2 नामों से जाना जाता है। प्रथम, लॉर्ड चीफ जस्टिस। दूसरा, इंग्लैंड और वेल्स के न्यायालयों के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। विधिवत रूप से सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1 अक्टूबर 2009 से ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का विधिवत रूप से गठन किया गया। 1 अक्टूबर 2009 से। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री साम्राज्ञी से अनुशंसा सिफारिश करते हैं, किंतु वे उसी व्यक्ति के लिए ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिसकी नियुक्ति हेतु लॉर्ड चांसलर ने ऐसा अनुरोध किया हो। इतना ही नहीं, लॉर्ड चांसलर को भी इस चयन प्रक्रिया में एक निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हुए अनुरोध करने का अधिकार है। लॉर्ड चांसलर को सर्वोच्च न्यायालय में चयन हेतु एक चयन आयोग, सिलेक्शन कमीशन स्थापित करना होता है। इसे न्यायिक नियुक्ति आयोग कहा जाता है। 2005 के अधिनियम द्वारा यहाँ न्यायिक नियुक्ति व आचरण ओम्बुड्समैन संस्था भी बनाई गई। ओम्बुड्समैन की नियुक्ति महारानी द्वारा लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर की जाती है। ओम्बुड्समैन का कार्य न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में तथा न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करना है। इनका सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, जैसा कि भारत में है। अमेरिका की संघीय न्यायपालिका तो एक प्रकार से न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय समय पर की जाएगी। अनुच्छेद 3 अमेरिकी संविधान में ऐसा दिया गया है। क्या? न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिसकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय समय पर की जाएगी। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका को 2 विशेष कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। पहला, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केंद्र और इकाइयों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल कर सके। द्वितीय, तो अमेरिकी संविधान की व्यवस्था सख्त विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र है और इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इन विवादों का निपटारा करने के लिए भी संघीय न्यायपालिका जैसी एक सत्ता का अस्तित्व नितांत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार न्यायपालिका ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के संविधान के अधिनियम 3 के अनुसार हुई थी। वर्तमान समय में यह वाशिंगटन डीसी में है। कंपोजिशन, रचना क्या है इसकी? तो कांग्रेस के द्वारा समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश हैं। नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। वेतन और पदावधि, सैलरी एंड टर्म्स। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यायाधीशों की पदावधि आजीवन है और वह सदाचार पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। मतलब अगर वो सदाचार करेंगे तभी रहेंगे, अगर उन्होंने कुछ कदाचार किया तो उन्हें इस प्रकार से उन पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा इसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकता है। 70 वर्ष की आयु के बाद भी अपने पद के अवकाश ग्रहण करना एक प्रकार से न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाने पर सीनेट द्वारा इसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है और संबंधित न्यायाधीश को पद त्यागना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय में केवल एक न्यायाधीश सैमुअल चेंज के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। सैमुअल चेज के खिलाफ भी नहीं पारित हो पाया था। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जस्टिस फ्रैंकफर्ट ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन यानी थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अमेरिका
कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति शब्दशः उल्लेखित नहीं है, बल्कि सन 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन बाद में न्यायाधीश मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित काफी कानूनों को अवैध घोषित कर चुकी है। प्रयुक्त प्रसिद्ध विवाद इस प्रकार का था कि मार्च 1801 में मार्च 1801 को राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिले का न्यायाधीश या न्यायाधिकारी जस्टिस ऑफ पीस नियुक्त किया, लेकिन उपरोक्त आदेश मारबरी को भेजे जाने के पूर्व ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया और नवीन राष्ट्रपति जेफरसन व उसके न्याय मंत्री मेडिसन ने मारबरी को उपरोक्त आदेश भेजने से इनकार कर दिया। अतः मारबरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश मैंडेमस जारी करने की प्रार्थना की। न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना, क्रिटिक्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर इसका मेंशन नहीं है। दूसरा, प्रगतिशीलता में ये बाधक है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति और शासनकाल में कांग्रेस द्वारा पारित राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुद्धार एक्ट, नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट रद्द करके सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रियावादिता पर मुहर लगा दी थी। प्रोफेसर लाज की कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों ने सदा संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा की है और वह लॉर्ड सभा की भांति संपत्तिशाली वर्ग का गढ़ रहा। सर्वोच्च न्यायालय थर्ड चैम्बर ऑफ कांग्रेस। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को वैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है। लास्की और ब्रोगन ने इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। लास्की और ब्रोगन ने। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मुंडो का विचार है सर्वोच्च न्यायालय के अभाव में अमेरिकी संघ की शक्तियां अनेक मुंह वाले दायित्वों का रूप ग्रहण कर संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगी। तो नेक्स्ट है कनाडा की न्यायपालिका। कनाडा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। वह केंद्र व इकाइयों के मध्य संतुलनकारी पहिया है, पर उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं। यूएसए व इंडिया की तरह कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन इन्फोर्समेंट का अधिकार नहीं रखता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन या 75 वर्ष तक रहता है। गवर्नर जनरल कानूनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय को विचार के लिए कह सकता है। भारत में परामर्श क्षेत्राधिकार की तरह है। 143 भारत में आर्टिकल है। फ्रांस में न्यायपालिका। तो प्रशासनिक विधि व दोहरी न्यायालय फ्रांस की विशेषता है। फ्रांस में विधि का शासन रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ में दोहरे न्यायालय नहीं हो सकते। जैसे विधि का शासन ब्रिटेन की पहचान है, वैसे ही प्रशासनिक विधि फ्रांस की पहचान है। प्रशासनिक विधि की अवधारणा मॉन्टेस्क्यू की देन है। दोहरे न्यायालय तो साधारण न्यायालय या आम जनता के लिए होते हैं और प्रशासनिक न्यायालय ये सरकारी, कार्मिक व नागरिकों के मध्य, कार्मिक बनाम कार्मिक और कार्मिक बनाम सरकार के सुनवाइयों के लिए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो हेग में इंटरनेशनल कोर्ट, जिसे औपचारिक रूप से विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायिक शाखा है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें राज्यों के बीच विवादों का निपटारा किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने युद्ध अपराधों या मानवता के खिलाफ अपराध के विचार को 1945-46 के न्यूरेमबर्ग परीक्षणों ट्रायल्स में पुनर्जीवित किया। आईसीसी ने 2001 में यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविच सहित कई लोगों को सामूहिक अपराधों के लिए दोषी ठहराया और गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालतें। यूरोपीय संघ का यूरोपीय न्यायालय लक्जमबर्ग में है। यूरोपीय संघ का यूरोपीय न्यायालय लक्जमबर्ग में है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय स्ट्रासबर्ग में। न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उन अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी जिसकी स्थापना और प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय समय पर की जाएगी। अनुच्छेद 3 में अमेरिकी संविधान में लिखा गया। अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की 2 विशेष कारणों से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। प्रथम, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद में एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो केंद्र व इकाइयों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल कर सके। द्वितीय, अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र हैं और इन दोनों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अतः इन विवादों का निपटारा करने के लिए भी
संघीय न्यायपालिका जैसी एक सत्ता का अस्तित्व में होना नितांत आवश्यक होता है। इस प्रकार न्यायपालिका ने संविधान के संरक्षण की स्थिति प्राप्त कर ली, संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। चीन की न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम ऑफ चाइना, अनुच्छेद 127 सर्वोच्च जन न्यायालय उच्चतम न्यायिक संगठन है और यह स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के न्यायिक कार्यों की देखरेख करेगा। साम्यवादी देशों में न्यायपालिका राजसत्ता का अंग होती है। वहाँ न्यायपालिका का मुख्य कार्य लोगों के झगड़े सुलझाना नहीं बल्कि समाजवाद के शत्रुओं का दमन करने में राज्य के अन्य अंगों की सहायता करना होता है। चीन में न्यायपालिका का मुख्य दायित्व श्रमिक हितों व राज्य के अनुशासन तथा व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को उनके समाज विरोधी कार्यों के लिए कठोर दंड देना है। निर्वाचित न्यायाधीश, इलेक्टेड जजेस, तो चीन में न्यायाधीशों को कार्यपालिका नियुक्त नहीं करती। सभी न्यायाधीशों को संबंधित जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों को शासन द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निर्वाचित करती है। चीन के न्यायालयों में जन निर्धारकों की नियुक्ति की व्यवस्था है। सभी जन निर्धारक स्थायी व निर्वाचित होते हैं। वे वर्ष में केवल 10 दिन कार्य करते हैं। निर्णय बहुमत से होता है। पाश्चात्य देशों में न्यायपालिका का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के प्रति नहीं होता, लेकिन चीन में न्यायपालिका का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका जन कांग्रेस के प्रति होता है। चीन के संविधान में न्यायपालिका एकल रूप सिंगल जुडिशरी पाई जाती है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव होता है, लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आप सोच ही सकते हैं, जो न्यायपालिका एक प्रकार से व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी रहेगी, उस पर जुडिशियल रिव्यू उसके पास कहाँ से हो सकता है। चीन के संविधान में वहाँ के न्यायालय को संविधान और कानून की व्याख्या करने की शक्ति नहीं दी गई, जो भारत और अमेरिका में प्राप्त है। चीन में कानूनों और संविधान की व्याख्या का दायित्व जनवादी कांग्रेस की समिति को दिया गया है। इसलिए चीन में न्यायालय संविधान का संरक्षक और नागरिक अधिकारों का रक्षक नहीं होता है। न्यायाधीशों का अल्प कार्यकाल, शॉर्ट टर्म ऑफ जजेज, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है। फिर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो चीन में 3 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं। पहला सर्वोच्च जन न्यायालय यानी सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, यह चीन का सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन व पदच्युति का अधिकार जनवादी कांग्रेस को है। उपाध्यक्ष व अन्य न्यायाधीशों को जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति नियुक्त करती है और वही इन्हें पद से हटा भी सकती है। न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई। सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी और फौजदारी 2 विभाग होते हैं। इस न्यायालय को मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालयों एवं विशिष्ट न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में होती हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की पद्धति के अधीन सर्वोच्च जनवादी प्रोक्यूरेटर द्वारा जिन विवादों की सूचना दी जाती है, उनका सुनवाई न्यायालय करता है। फिर लोकल पीपल कोर्ट, स्थानीय जन न्यायालय, तो चीन में 3 प्रकार के स्थानीय जन न्यायालय होते हैं। उच्चतर जन न्यायालय, हायर पीपल्स कोर्ट, इनकी संख्या 28 है। यह भारत के उच्च न्यायालयों के समान है। फिर मध्य जन न्यायालय, इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट, ये भारत के जिला न्यायालयों के समान है। और प्रारंभिक जन न्यायालय, बेसिक पीपल्स कोर्ट, ये छोटी अदालतें होती हैं। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि मध्य व प्रारंभिक जन न्यायालयों की स्थापना संबंधित क्षेत्रीय शासन द्वारा की जाती है। प्रारंभिक जन न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं: काउंटी या नगर न्यायालय, जिला न्यायालय और तीसरा स्वायत्त काउंटी न्यायालय। विशेष विवादों के लिए जन न्यायाधिकरणों की व्यवस्था है। इन्हें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त है। स्पेशल पीपल्स कोर्ट, विशिष्ट जन न्यायालय, ये सैनिक, रेलवे, यातायात संबंधी न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। वास्तविकता में चीन में न्यायपालिका की निष्पक्षता, सर्वोच्चता या स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं चलता। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का ही एक अंग है। इसकी स्थिति अधीनस्थ है। संविधान की व्याख्या, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करना या सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की रक्षा करना वहाँ न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जुडिशरी का एक चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।